हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस प्रश्नों को जानेंगे जो कि हमारी एसएससी की परीक्षाएं जैसे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ एसआई या रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, cot a प्लस टेन बी होल अपॉन कॉट बी प्लस टेन ए का सरलीकृत मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से इसका जो सरलीकृत मान है वह क्या होगा। तो चलिए देखिएगा, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं। कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, हम इसे लिख सकते हैं, प्लस टेन बी है हमारे पास। टेन को हम क्या लिखते हैं, टेन को लिखते हैं हम साइन अपॉन कॉस। तो ए बी इसके साथ है तो यह हो जाएगा हमारे पास साइन बी अपॉन कॉस बी होल अपॉन कॉट बी है। कॉट बी को हम फिर से क्या लिखेंगे, कॉस बी अपॉन साइन बी, प्लस टेन ए है हमारे पास। टेन ए हो जाएगा हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए, यदि हम इसमें आगे चले तो आगे हमारे पास इनमें से कॉमन क्या आएगा, इनमें से हमारे पास कॉमन आएगा साइन ए कॉस बी। तो यह हो जाएगा हमारे पास बटे में साइन ए कॉस बी, और ऊपर हमारे पास जो बच जाएगा वह होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी होल बटा नीचे बचेगा हमारे पास साइन बी और कॉस ए। तो हमारे पास यह हो जाएगा कॉस ए और साइन बी हमने यहाँ से कॉमन लिया, और इसके अंश में हमारे पास बचेगा कॉस बी कॉस ए। यह हो जाएगा हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस, चाहे आप इसे आगे लिखें चाहे आप इसे पीछे लिखें, दोनों मल्टीप्लाई में है, इनमें कोई भी हमारे पास चेंजेस नहीं होंगे। तो चलिए देखिएगा, आगे होगा हमारे पास प्लस साइन ए एंड साइन बी। यदि आप इस इक्वेशन को देखें, यदि आप इसे देखें तो आपस में यह सेम है। इसका मतलब इनकी जो वैल्यूज होगी वह भी आपस में समान होगी, और समान वैल्यूज आपस में कट जाएंगी। तो यह यहाँ से हमारा कटा, यह हमारा कटा, और हमें फाइनली बचा एक बट्टा साइन ए कॉस बी प्लस, यह ऊपर चल जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास कॉस ए साइन बी अपॉन 1। यह हमारा मल्टीप्लाई में होगा, एक से हमारा एक कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचेगा क्या, कॉस ए साइन बी होल अपॉन साइन ए एंड कॉस बी। यदि हम इसमें से कॉस ए बटे साइन ए को साथ में लें तो यह हो जाएगा हमारे पास कॉट ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी को हम लें तो यह हो जाएगा हमारे पास टेन बी। और यह हमारा किस ऑप्शन के साथ मेल खाएगा, यह करता है हमारा ऑप्शन ए के साथ मैच। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्त इस प्रकार हैं कि बाहरी वृत्त की एक जीवा आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिएगा, हमारे पास दो वृत्त दिए हुए हैं जिनकी की त्रिज्याएं हमारे पास क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं, और दोनों के दोनों एक संकेंद्री वृत्त हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं भले अलग अलग है लेकिन इनका जो केंद्र है वह समान है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक केंद्र ये है, जिससे कि सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का वृत्त हमारा ये है। इसी संकेंद्री वृत्त से हमारे पास एक दूसरा वृत्त है जो कुछ इस प्रकार से होगा हमारे पास। मान लेते हैं यह हमारा दूसरा वृत्त है, और इन दोनों का जो हमारा केंद्र है वह ओ ये है। यह कहता है कि बाहरी वृत्त की एक जीवा आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इसका मतलब यह हमारी कुछ इस तरीके से होगी। मान लेते हैं यह हमारी इस बाहरी वृत्त की जीवा है जो हमारी अंदर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो वह कहता है कि इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें पता करना है कि यह जो टोटल जीवा है इसकी लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब दो संकेंद्री वृत्त दिए हुए होते हैं और अंदर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा बाहरी वृत्त की जीवा हो, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या उस जीवा को सदैव दो भागों में विभाजित करती है,
और हमारे पास जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो त्रिज्या होगी हमारे पास यही तो होगी, और इसकी जो लंबाई है वह हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और बाहरी वृत्त, हमारे पास ये वृत्त बाहरी है और इसकी जो त्रिज्या होगी वह यही तो होगी। यदि हम इनको आपस में मिला दें तो यह इसकी त्रिज्या होगी, जिसकी कि हमारे पास लंबाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हमारे पास इस जीवा की आधी लंबाई यहां से लेकर के यहां तक मिलेगी। मान लेते हैं हमारे पास x है, तो यह पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये 5 हमारा ट्रांसफर होगा तो माइनस होगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होगा। यह होगा हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 144 और x बराबर हमारे पास कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर। और यह x हमारे पास इस जीवा की आधी लंबाई है, तो इस जीवा की जो पूरी लंबाई होगी वह क्या होगी, 12 प्लस 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की जो लंबाई है वह कितनी निकली, 24 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, एक पानी भरने वाला पाइप एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एक अन्य निकास पाइप उसी भरे हुए टैंक को केवल 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के भरे होने पर दोनों नलों को खोल दिया जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखिएगा, हमारे पास दो नल दिए हुए हैं, जिनमें से एक नल टंकी को भरता है जबकि दूसरा नल टंकी से पानी को बाहर निकालता है। जो नल हमारा टंकी को भरता है तो वह हमारा 6 घंटे में इस टंकी को भर सकता है, और भरने को मैं प्लस से डिनोट करता हूं। देखिएगा, दूसरा पाइप इसी भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, और इसे हम माइनस से डिनोट करते हैं। मान इन दोनों का जो हमारे पास जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, वह होगा हमारे पास 12। मान लेते हैं उस पूरे टैंक की जो कैपेसिटी है वह हमारे पास 12 लीटर है, जिसे मान ये ए है, भरने वाला मान लेते हैं हमारे पास ए नल है, और निकालने वाला हमारे पास बी नल है, जिसे ए ने 6 घंटे में भरा। यदि इसने 12 लीटर को 6 घंटे में भरा है तो 1 घंटे में इसने कितना भरा होगा, 12/6 यानी कि 2 लीटर। और बी अगर इस टैंक को खाली 4 घंटे में कर सकता है, इसका मतलब यह है कि इसने 12 लीटर को 4 घंटे में खाली किया है, तो इसने 1 घंटे में कितना किया होगा, 12/4। इसका मतलब इसने 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है पानी निकालने की, मतलब कि 3 लीटर या प्रति घंटे की दर से पानी को बाहर निकालता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई बाल्टी है, इसमें 2 लीटर पानी डाला जा रहा है ना, और 3 लीटर बाहर निकाला जा रहा है, 3 लीटर बाहर निकाला जा रहा है। फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट होगा कि पानी भरा कम जा रहा है और निकाला ज़्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब जो निकालने वाला नल है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यदि हम इन दोनों का 1 घंटे का वर्क देखें तो वह कितना है, -1 होगा, क्योंकि 2 तो हमारे पास ऐड हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। यदि 3 में 2 ऐड हुआ तो 2 को निकाल दिया जाए तो 1 हमारे पास फाइनली क्या हुआ, टैंक को खाली करेगा। तो इस दर से यदि बी काम करता रहे तो यह टोटल इस टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, 12 घंटे में वह इस टंकी को खाली कर लेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 3,956 रुपये में 9.2 kg अधिक चीनी खरीदने में सक्षम होता है। चीनी की कम कीमत का पता लगाएं। तो चलिए देखिएगा, मान लेते हैं अभी हमारे पास जो चीनी की कीमत है वह 100% है। यह बोलता है 10% की कमी आती है, तो 10% की कमी आने पर चीनी का जो मूल्य होगा वह हमारे पास 90% होगा। इसका मतलब इनका जो मूल्य का अनुपात आया वह हमारे पास 10:9 है, और खपत हमारे पास इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब इसकी जो खपत होगी वह कितनी हो जाएगी, 9:10। इसका मतलब यह है कि जब कीमत इसकी 10 यूनिट थी तो इसकी खपत 9 है, जब इसका मूल्य कम हुआ, यह 9 पर हुआ, तो इसकी खपत हमारी बड़ी है, यह कितनी हो गई है, 10। और इन दोनों का जो हमारे पास अंतर है वह 1 का है, और इस 1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 9.2 किलो। यदि हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू 9.2 kg दी हुई है तो इनकी खपत इनके जो कुल हमारे पास kg होगा वह कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई हम अलग अलग इस तरीके से कर लेंगे, और यहाँ हमारे पास मूल्य है उसके नीचे वही खपत हमारी यूज होगी। तो यह हो जाएगा हमारे पास
9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, 9 9 81, 1 82। और जबकि हमारे पास दूसरी जो दूसरा होगा वह हो जाएगा हमारे पास 92 kg। हमारे पास कुल मूल्य 3956 है। वह कहता है कि कम कीमत ज्ञात करें। तो कम कीमत हमारे पास कौन सी है? 9 यूनिट की है। 9 यूनिट अगर हमारे पास यह है तो इसका जो कुल खपत कितना है? 92 kg है। यदि मैं इस कुल मूल्य में खपत से भाग दूं तो हमारे पास उसकी कीमत निकलेगी। और यदि मैं इस 3956 में 92 से भाग दूं तो यह निकलेगा हमारे पास 43 रुपये। और यही इसकी कम कीमत होगी। लेकिन और यदि हम इसमें 82.8 से भाग दें तो यह कम से कम हमारे पास 47 दशमलव समथिंग निकलेगी, जो कि हमारी इसकी बढ़ी हुई कीमत होगी। जब हमारे पास चीनी का मूल्य 100% था और जब हमारे पास इसकी कीमत 10% घटी है तो इसका मूल्य हमारा कितना निकला? 43 रुपये आया। तो घटी हुई कीमत हमारी कितनी है? हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी यात्रा 10.5 घंटे में पूरी करता है। वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। किलोमीटर में पूरी यात्रा ज्ञात करें। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए से चलकर बी तक अपनी यात्रा करता है और इसकी मान लेते हैं जो कुल दूरी है वह हमारे पास x किलोमीटर दी हुई है। वह कहता है इस x किलोमीटर में से 1/3 मतलब कि x/3 हिस्सा वह पूरी करता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। तो इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा? कुल दूरी बटा हमारे पास चाल होगी तो वह हो जाएगा बटा 24 प्लस यह कहता है कि बाकी बची हुई दूरी। तो बाकी बची हुई दूरी हमारे पास कितनी होगी? बाकी बची हुई दूरी हमारे पास होगी 2x/3 और इसे वह पूरी करता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसके द्वारा जो कुल यात्रा है वह पूरी की जाती है 10.5 घंटे में। 10.5 मतलब कि हम लिख सकते हैं 21/2 घंटे में। चलिए 24 ऊपर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा या 36 ऊपर जाके हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यह हो जाएगा हमारे पास x/24 या हमारे पास 72 होता है प्लस 2x/36 या हमारे पास होगा 108 बराबर 21/2। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आया? इन दोनों का एलसीएम होगा हमारे पास 216। 216 में 72 से भाग जाता है 3 बार तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 से तो यह होगा 3x प्लस 108 से 216 में भाग गया 2 बार तो 2 से इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यह बनाएगा 4x बराबर यह होगा हमारे पास 21/2। इस 2 से मैं इसे काट सकता हूँ, यह कटेगा 108 बार तो यह हो जाएगा हमारे पास 7x = 21 × 108 और इस 7 से हमारा 21 कटा 3 बार तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 324 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि वह कुल दूरी कितनी है? वह कुल दूरी है 324 किलोमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी 18 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, औसत गति ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो दूरी तय की गई है वह की गई है 18 किलोमीटर की और यह पूरी हुई है 3 घंटे में। तो इसका मतलब इस 3 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसका मतलब इसका जो कुल समय लिया गया है वह लिया गया है 18/3 यानी कि 6 घंटे में इसने इस दर से 18 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसी तरीके से इसने 20 किलोमीटर की जो दूरी तय की है वह की है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और इस दर से यदि इस दूरी को इसने तय किया है तो इसके द्वारा लिया गया जो कुल समय होगा वह कितना होगा? वह होगा हमारे पास 4 घंटे। अगली जो दूरी है हमारे पास वह है 40 किलोमीटर और यह दूरी इसने तय की है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और यदि इस दर से इसने इतनी किलोमीटर दूरी तय की है तो इसके द्वारा कुल लिया गया जो समय होगा वह होगा 40/20 बराबर 2 घंटे। इस तरीके से इसने कुल दूरी कितनी तय की? यह टोटल दूरी हुई हमारे पास 40, 20, 60 और 18 हमारे पास टोटल 78 किलोमीटर और कुल लिया गया समय कितना है? 6, 4, 10 और 2, 12
12 छक्के हमारे पास 72 होता है, 6 बचेगा, 12 पंजे 60। तो इसका मतलब इसकी जो औसत जो हमारे पास औसत गति निकली वह 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निकली। हमारा जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और हमारे पास दिया हुआ है 4 sec थीटा इक्वल टू 5, तो हमसे पूछा गया है कि 12 tan थीटा माइनस 10 sec sin थीटा अपॉन 15 cos थीटा माइनस 12 cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखिएगा, हमारे पास 4 sec थीटा दिया हुआ है 5, तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, वह होगा हमारे पास 5/4 होगा। अब हमारे पास sec थीटा क्या होता है, तो चलिए इसे जानने के लिए हमें एक चीज याद रखनी होगी, वह होगी लाल बटे का। यह सबसे आसान तरीका है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा को याद रखने का। देखिए साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, यह होगा हमारे पास साइन थीटा लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होगा हमारे पास आधार बटे कर्ण। टेन क्या होगा हमारे पास लंब बटे आधार। इसी तरीके से वापसी करेंगे कॉट के साथ। कॉट होगा अब हमारा जस्ट इसका उल्टा होगा, कॉट होगा हमारे पास आधार बटे लंब। सेक होगा हमारे पास कर्ण बटे आधार। तो मान लेते हैं हमारे पास यह कोई त्रिभुज है, यह कहता है सेक थीटा, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, आधार हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो लंब कितना होगा हमारे पास, लंब होगा हमारे पास 3। क्यों, 5 पंजे 25, 4 चौके 16, 25 ऋण 16 हमारे पास 9 होगा और 9 का हमारे अंडर रूट में होगा तो वह होगा हमारा 3। तो लंब आया हमारा कितना, 3। चलिए अब वह कहता है कि 12 tan थीटा, तो 12 तो ये होगा गुणा tan थीटा। tan थीटा हमारे पास क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास, 3/4 होगा आधार, माइनस 10 गुणा साइन थीटा। साइन थीटा होगा हमारे पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यह होगा गुणा 3/5 होल अपॉन 15 cos थीटा। 15 तो हमारा मल्टीप्लाई में है इंटू cos थीटा। cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है बटा 5, माइनस 12 cot थीटा। कॉट हमारा ये होगा, सॉरी कॉट हमारा ये होगा, कॉट होगा हमारा आधार बटे लंब। आधार कितना है बटे 4, लंब कितना है हमारे पास 3। तो 4 से कटा 12 3 बार, 5 से कटा 10 2 बार, 5 से कटा 15 3 बार, 3 से कटा 12 4 बार। तो यह होगा हमारे पास 3 तिया 9 ऋण 3 दूना 6 बटे 4 तिया 12 ऋण 4 चकू 16। तो यह होगा हमारे पास 3/4। चलिए देखिएगा यह माइनस तो हमारा माइनस रहेगा। 3/4 हमारा किसकी वैल्यू है, 3/4 हमारा यहाँ पर आया है और यहाँ पर हमारा क्या है, tan थीटा है, तो माइनस हमारा आंसर होगा tan थीटा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें और कार्य की शुरुआत ए करे तो वे कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, ए हमारे पास काम को करता है 8 दिन में, बी इसी काम को करता है हमारा 6 दिन में, तो दोनों के काम का हमारा एलसीएम कितना होगा, वह होगा हमारे पास 24। मान लेते हैं यह 24 कुल काम है जिसे ए ने किया है 8 दिन में, तो एक दिन में इसने कितना किया होगा, 3 काम किया होगा। बी इसे करता है 6 दिन में, तो इसने एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। दोनों ने मिलकर के, अच्छा ये कहते हैं हमारे पास एकांतर दिन में, यानी कि एक दिन, पहला दिन हमारा ए काम करेगा, तो यह कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब दूसरे दिन ए काम नहीं करेगा, दूसरे दिन काम करेगा बी, और दूसरे दिन हमारे पास बी काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 4। तो टोटल कितने दिन हुए हमारे पास, 2 दिन हुए ना, और 2 दिन में कुल किया गया काम कितना है, 7 है। इसी तरीके से 4 दिन में कितना हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा। 6 दिन में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 हमारा 24 के निकट है ना, 21 काम तो हमारा 6 दिनों में हो चुका है। बचा अब कितना काम है, 3 दिन है। अगले दिन कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 3 टोटल जुड़ने के बाद 24 काम हो जाएगा। ए एक दिन में और काम करेगा, टोटल कितने दिन हो गए हमारे पास, 7 दिन। तो यह टोटल काम हमारा 7 दिन में
समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न पर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई संगत आधार से दुगनी है तो इसका आधार होगा। चलिए, सबसे पहले हमारे पास समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। और वह कहता है कि इसकी ऊंचाई संगत आधार से दुगनी है। मान लेते हैं आधार हमारे पास x है और संगत ऊंचाई इसके आधार से दुगनी है, तो ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास 2x होगी। और यह इसका क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल हमारे पास प्रश्न में दिया है कि यह इसका 338 मीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 338। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 नमे 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 13। x हमारा क्या था, x हमारा आधार था और इसने हमसे आधार ही पूछा हुआ था। तो आधार कितना आया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह सेशन पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।